Yeah, so my name is Shraddha Aneja, and I will be taking your class of legal GK and latest judgments. So great, Ankesh. Yeah. So the fact is कि क्वेश्चन आता है पहले कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं, है ना? देयर हैज टू बी अ व्हाई फॉर एवरीथिंग. अगर हम व्हाई का जवाब नहीं दे पाते हैं तो लॉट ऑफ आवर क्वेश्चंस आर लेफ्ट अनआंसर्ड. सो उन अनआंसर्ड क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम हियर. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज लॉ बुक सब पढ़ते हैं, सेम बैराट सब पढ़ रहे हैं, सेम सब्जेक्ट सब पढ़ रहे हैं, बट ऐसा क्या है जो आपको एज देके रखेगा फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स? For example, if a student is self-preparing, supposedly I'm preparing at home, I have zero clue what all is going around me, what all latest judgments have been passed by the Honorable Supreme Court. So that is definitely going to impact my preparation negatively, right? अभी मुझे पता नहीं लगेगा, मुझे लगा मैं तो सारे बैराक पढ़ रही हूँ, but when I'm going to like in later stages down the line, जब मुझे realize होगा कि यार अब मुझे आंसर्स को मॉडिफाई करना है, आंसर्स में अमेंडमेंट्स करनी है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी ओनली बिकॉज माई लीगल नॉलेज इज गोइंग टू बी वीक. सो दैट इज वाई दिस सब्जेक्ट ऑफ लीगल जीके एंड लेटेस्ट जजमेंट्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द कोर्स. ओके, we'll discuss one more thing. होता क्या है, आई होप यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि 5 पेपर होते हैं जुडिशरी में, राइट? तो 5 पेपर में से जो हमारा लैंग्वेज का पेपर है, सपोजिटली चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज है, चाहे हिंदी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, वट एवर, राइट? तो उन सभी लैंग्वेजेस में आपको कोई ना कोई ऐसे लिखने के लिए आता है, ठीक है? ऐसे लिखने के लिए 100 मार्क्स, 150 मार्क्स ऐसे पेपर होते हैं. 100 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है, व्हाटएवर, ठीक है? आप सोचो हमारी क्या इतनी नॉलेज और क्या इतनी वोकैबुलरी, दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं. क्या हमारी इतनी नॉलेज और क्या इतनी वोकैबुलरी है कि हम बड़े बड़े टॉपिक्स को मतलब इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए? कितना कंटेंट हमारे पास है? वो कंटेंट आएगा आपका नॉलेज से. सपोजिबली लेटली जो आज हमारा टॉपिक है उसका रेलेवेंस समझते हैं, देन यू विल गेट टू नो ऑब्वियसली कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड. फॉर एग्जांपल आज वाला टॉपिक है हमारा राम मंदिर डिस्प्यूट, ठीक है? अब सब जानते हैं देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ फ्रेंजी अमंगस्ट इट, अराउंड इट रादर, ठीक है? हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा वेरिड ओपिनियंस है लोगों के इसके बारे में. एक्चुअली फैक्ट्स से परे रहकर वी ऑल डिसाइड अकॉर्डिंग टू जस्ट लाइक व्हाट वी हियर से एविडेंस पे हम विश्वास करते हैं, हम सुनी सुनाई बात पे विश्वास करते हैं, हम लोग एक्चुअली फैक्ट्स को नहीं देखते हैं, जिस वजह से हमारे मोस्ट ऑफ द डिसीजंस गलत रह जाते हैं, मोस्ट ऑफ द ओपिनियंस बायस्ड ओपिनियन बन जाते हैं, ठीक है? सो आई एम हियर टू टेल यू व्हाट ऑल हैज बीन द हिस्ट्री बिहाइंड राम टेम्पल, राम मंदिर, ठीक है, बाबरी मस्जिद, एंड व्हाट ऑल इज द डिस्प्यूट अबाउट. बिकॉज वी आर लॉ स्टूडेंट्स, वी जस्ट कांट स्टिक टू हिस्ट्री. हम साथ में पढ़ेंगे हाउ हैव द कोर्ट्स इंटरवीन्ड, और क्या क्या डिसीजंस कोर्ट ने अब तक दिए हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, है ना? सब कोर्ट ने कैसे कैसे अपना योगदान दिया है इन द प्रोग्रेस ऑफ दिस जजमेंट, which we just have seen how it resulted in the construction, right? Inauguration has lately been done. So the point here is कि अगर हमें पेपर में राम मंदिर डिस्प्यूट के बारे में कुछ आ जाता है तो हम क्या लिख पाएंगे अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी हिस्ट्री वगैरह की. सो दैट इज व्हाई अंडरस्टैंडिंग लीगल background of everything is ultra important for all of us being the law students, right? So I hope you all get the point ki why are we here, what is the topic for today's class. Please confirm everyone so that I can move ahead. Also along with that I would like to discuss my pattern. What I go by is I'm going to write certain things on board, I'm going to talk about certain things in like in person, I'm just talking to you. I would highly recommend that you note down everything in points. एक point हर चीज का बना लिया जाए, because later stages down the line जब आपके पास इतना bulk में material हो जाता है आपको याद नहीं रहती हैं चीजें. For that matter it's ultra important for us to just note down whatever is taught, is said by a teacher in the class, any teacher for that fact. Okay, perfect everyone. Great. Okay, great. So let us just have an overview at the first place. हम सब जानते हैं बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट जो है वो अराइज कैसे हुआ, ठीक है? 1528 I repeat, was the year of construction of बाबरी मस्जिद, ठीक है? अब बाबरी मस्जिद बनाई किसने थी? बाबर के जो जनरल थे मुगल डायनेस्टी के टाइम पे, बाबर के जो जनरल थे उनका नाम था मीर बाकी.
उनका नाम था मीर बाकी, और इन्होंने इन द ऑनर ऑफ बाबर एक मॉस्क बनाई थी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। ठीक है, अब देखो 1520 से ये चल रहा है, और इट इज बिलीव्ड कि ये जो मॉस्क बनाई गई थी, इट वाज मेड आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ अ टेम्पल। ये माना गया था कि एक टेम्पल था, उसको डिमोलिश करा गया, उसको तोड़ा गया, और उसकी जगह पे ये मॉस्क बनाई गई है। तभी इसके आसपास इतना डिस्प्यूट था। ठीक है, अब उसके बाद सीधा आप आ जाओ, आपको एक टाइमलाइन दूंगी, टाइमलाइन के हिसाब से विल सी कि व्हाट ऑल हैज हैपेंड इन ऑल दीज इयर्स, 15 सेंचुरी से लेके आज तक क्या क्या हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट 500 ईयर्स आइड से। ठीक है, आ जाइए। इसके बाद सबसे पहली लड़ाई जो थी ना मुस्लिम्स और हिंदूज की विद रिगार्ड्स टू दिस मॉस्क, सबसे पहली लड़ाई जो पिक्चर में आई थी वो आई थी इन द ईयर ऑफ 1853 टू 1859। इस टाइम पे जब पहली लड़ाई हुई थी तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंटरवीन करा, और ब्रिटिशर्स ने इंटरवीन करके क्या बोला, ब्रिटिशर्स ने इंटरवीन करके वो कहा कि यार देखो, हम ना फेंसिंग कर देते हैं, हम फेंसिंग कर देते हैं, मॉस्क भी हो जाएगी यहाँ पे, और जिनको लगता है कि मस्जिद क्या कहते हैं मंदिर डिमोलिश हुआ था तो मंदिर भी बना देंगे। तो सबसे पहला इंटरफेरेंस जो रहा था इसमें वो ब्रिटिशर्स का रहा था इन द ईयर ऑफ इन दीज इयर्स, इन द स्पैन ऑफ दीज इयर्स सबसे पहला इंटरफेरेंस यहाँ पे रहा था। ठीक है, उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1885 1885 मैटर रीच्ड कोर्ट। पहली बार मैटर कोर्ट में गया था, एक महंत रघुबीर दास थे जो मैटर को कोर्ट में लेकर गए थे। उन्होंने बोला यार देखो, हो क्या रहा है, टेंपल के प्रेमाइसिस के अंदर वाले एरिया में मॉस्क है जहां पे नमाज अदा की जा रही है, लेकिन जो बाहर वाला एरिया है वहां पे हिंदूज आते हैं और अपना प्रे करते हैं। कौन करता है, हिंदूज। हिंदूज आते हैं अपना प्रे करते हैं, ऐसा हो रहा था। तो आप देखो 1885 में महंत रघुबीर दास कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाके डिमांड करते हैं कि देखो यार, ये जो बाहर वाला एरिया है ना, ये वाला जहां पे हिंदूज प्रे करते हैं, उस एरिया की प्लीज शेड बना दिया जाए उस एरिया पे। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने डिमांड करी कि यार हम यहाँ पे कवर, इस एरिया को कवर करना चाहते हैं, अब जो बाहर वाला एरिया था तो उसको कवर करने की डिमांड करी गई इन द ईयर ऑफ 1885। इसके बाद बारी आ जाती है सीधा, विल जंप, इसका कुछ नहीं हुआ, ये बात ऐसी पड़ी रही, सीधा उसके बाद बारी आ गई है 1950 में। क्या होता है 1950 में, देयर वाज महंत रामचंद्र दास। महंत रामचंद्र दास जो कहते हैं यार देखो, कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाके बोलते हैं यार ये राइट ना यहाँ पे प्रे करने का, यहाँ पे वर्शिप करने का राइट प्योरली हिंदूज का ही होना चाहिए, राइट टू वर्शिप टू हिंदूज। तो अब देखते हैं फटाफट क्या हुआ। देखो 1853 में पहली लड़ाई, 59 के स्पैन में ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करा। 1885 में पहला मैटर कोर्ट में पहुंच गया, जो संत महंत रघुबीर दास ने कहा, इन्होंने शेड की डिमांड करी थी। ठीक है, कि हमें चाहिए एक शेड। ठीक है, इस केस का कुछ नहीं बना, होल्ड पे रह गया। 1950 में उसके बाद फिर से पिक्चर में आए। 1950 में महंत रामचंद्र दास ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि यार ये एरिया तो एंटायरली, ये वाला एरिया टेम्पल प्रेमाइसेस एंटायरली बिलोंग्स टू हिंदूज, और हिंदूज को यहाँ पे राइट टू वर्शिप ग्रांट कर देना चाहिए। आप मुझे बताएं, यहां तक समझ आया रजय कि हुआ क्या था, स्टार्टिंग कैसे हुई, प्लीज कंफर्म एवरीवन।
ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट एवरीवन। उसके बाद देखिए, उसके बाद प्रोग्रेस कैसे कैसे हुई। 1959, 50 के बाद 59 में देयर वाज दिस ग्रुप कॉल्ड निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा क्या है? निर्मोही अखाड़ा बेसिकली एक पंचायती मठ कह लो उसे, या फिर ग्रुप ऑफ रिलीजियस हिंदू डिवोटीज कह लो उन्हें, जो मांगते क्या थे कि हमें इस प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट करनी है। ये जो सारी प्रॉपर्टी है इसको हम मैनेज करना चाहते हैं और ये प्रॉपर्टी हमारे को ट्रांसफर कर दी जाए ताकि हम उसे ठीक से मैनेज कर पाए। तो बेसिकली उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने मांगा पोजेशन। मैनेज तभी करेंगे जब पोजेशन होगी। तो उन्होंने मांगा पोजेशन ऑफ इनर कोर्टयार्ड, पूरे इनर कोर्टयार्ड का अपने केस में इन्होंने पोजेशन मांग लिया। दिस इज 1959। उसके बाद एक केस और डलता है 1961 में। 1961 में केस डालने वाले लोग हैं, एक कमिटी है, वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1961 में आके केस फाइल कर दिया और वो कहते हैं कि यार देखो, ये प्रॉपर्टी तो मुस्लिम्स की होनी चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि ये सारा कलेश जो चल रहा है, ये एकदम से इतनी फ्रेंजी हो कैसे गई, इतना कलेश आ कैसे गया? केसेस देखो ना, एक सार 50, 59, 61, ये जो 3 केसेस डले, इसके बाद एक और केस आएगा, ठीक है, वो भी बताऊंगी। लेकिन आप देखो, ये जो 3 केसेस डले, तो हमने मान लिया कि यार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा ना। वो कुछ क्या हुआ था? वो कुछ हुआ था यहां, यहां, विच इज द ईयर 1949। ठीक है, अब आपको बताती हूं 1949 में ऐसा क्या हुआ कि जो अब तक सब शांत था वो सब कुछ वापस से पिक्चर में आ गया। लेट अस सी। अब देखो 1949 में माना जाता है, ऐसा चाहे मिथ है पर माना जाता है, देयर वाज अ फ्लैश ऑफ लाइट, देयर वाज अ फ्लैश ऑफ लाइट विच वाज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, कहां पे? उस मॉस्क के प्रीमाइसेस में एक रोशनी की रे ऑफ लाइट वाज ऑब्जर्व्ड। और उसके बाद उस मंदिर के, उस मॉस्क के प्रीमाइसेस में, आंगन में, इंडर कोर्टयार्ड में a मूर्ति was installed, a मूर्ति ऑफ श्री राम was found। तो ये माना जाता था कि यार ये 1949 में ये मूर्ति यहाँ पे प्रकट हो गई है। ये नहीं माना जाता था किसी ने इंस्टॉल करी है, रादर ये माना जाता था कि ये मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। दिस वाज हैपेंड ऑन 23 दिसंबर 1949। तो दिस वाज द डेट जिसमें रात को 2 बजे, ठीक है, इट वॉज फाउंड कि यार फ्लैश ऑफ लाइट हुआ है और कोई प्रकट हुआ है। ठीक है, तो ये माना गया कि यार ये तो मिथ है, ये तो मिथ है, कैसे हो सकता है कोई प्रकट यहाँ पे। ठीक है, नाउ मी अ सेकंड। यस, सो उसके बाद अब ये जो बात आई, इसमें ना एक पंडित है हमारे पास, पंडित अभिराम दास, पंडित अभिराम दास। He was a 6 feet old, 6 feet tall wrestler। इन्होंने क्या करा? He led a group of 50-60 people रात को 2 बजे, ठीक है, he was the one who went to the mosque and वो मस्जिद में जाके इन्होंने श्री राम की मूर्ति इंस्टॉल कर दी थी, जस्ट टू क्लेम कि यार ये जगह हमारी थी। ठीक है, टेक्निकली हिंदूज की थी, दिस इज व्हाट दे क्लेम्ड। तो ग्रुप ऑफ 50-60 पीपल वेंट मार्च्ड टुवर्ड्स द मॉस्क, ठीक है, इंस्टॉल्ड मूर्ति ऑफ श्री राम। ठीक है, इट वाज सेड, इट वाज, देयर वाज दिस थिंग कॉल्ड कि यार ये मूर्ति प्रकट हुई है। ठीक है, तो ये मिथ माना गया था। तो देखो आप, जब ये हुआ उसके बाद ऑब्वियसली
चहल पहल हो गई, मंदिर जो मॉस्क थी उसको नापाक कहा जाने लगा, नापाक इज इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योर माने जाने लगा, ठीक है, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज्ड टू कम देयर वाज अ कियोस इन द सिटी, बट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट बज, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और ये माना जाता था कि यार ये जो सारी प्लानिंग है ना मूर्ति इंस्टॉल करने की, ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें खुद इन्वॉल्व है, ऐसा माना गया था कि ठीक है कि इन्होंने ही लाइक वहां के जो मैजिस्ट्रेट थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम थे वहां के, उनके बेटे ने एडमिट करा कि ये प्लानिंग प्लॉटिंग टू इंस्टॉल द मूर्ति, इंस्टॉल द लाइक आइडल ऑफ श्री राम वाज डन एट हिज प्लेस, ठीक है। तो टेक्निकली बहुत सारी बातें ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी थी, तो एवरीबॉडी वाज पुटिंग फोर्थ देयर ओपिनियन, पुटिंग फोर्थ देयर लाइक गिविंग देयर टेक, ठीक है, कि उनको क्या लगता है उसके बारे में या उन्होंने क्या देखा क्या सुना, एवरीबॉडी वाज पुटिंग इन दैट, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है, आपको मैंने बता दिया यहां तक हमने देख लिया कि इस सब के कलेश के बाद ना केसेस चलने शुरू हो गए, ये रहे केसेस। 1950 में महंत रामचंद्र दास ने राइट टू वर्शिप टू हिंदूज मांगा, 59 में निर्मोही अखाड़ा विच वाज अ ग्रुप ऑफ पंचायती मठ थी बेसिकली, इन्होंने मांगी मैनेजमेंट, शिप मांगी इन्होंने कि यार हमें दे दो राइट्स, हम संभाल लेंगे आपकी प्रॉपर्टी सारी, ठीक है, दीज वर हिंदू फॉलोअर्स ओनली। उसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड पिक्चर में आया, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पोजेशन मांगी इनर कोर्टयार्ड की कि यार ये जो पूरा इनर वाला एरिया है ना जहाँ पे मस्जिद थी, जहाँ पे लोग एक्चुअली नमाज अदा करते थे, वो हमारा ही है, उसको हमें दे दिया जाए। इन 3 केसेस के बाद एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम था विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद ये बनाई गई फॉर्म फॉर राम मंदिर। तो राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, तो एक कमिटी बना दी गई विश्व हिंदू परिषद। उसके बाद हुआ क्या, अब देखो ये जो केसेस डरे थे ना यहाँ पे, ये वाले केसेस सारे, इनकी जजमेंट्स आने की बारी आ गई, तब तक कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक नो प्रोग्रेस, नो लीगल प्रोग्रेस वाज देयर। यहाँ पे आते आते 1986 में आके हाई कोर्ट रिकोर्ट 1986 में आके फैजाबाद कोर्ट ने परमिशन दे दी टू हिंदूज, फैजाबाद कोर्ट ने परमिशन दे दी टू हिंदूज कि हाँ यार आप यहाँ पे मंदिर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो और आप यहाँ पे प्रे कर सकते हो, हिंदूज यहाँ पे प्रे कर सकते हैं। इसके बाद और कलेश पड़ गया और बेसिकली फ्रेंजी और डिस्प्यूट अराइज हो गया। इसके बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई इसका जवाब देने के लिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, ठीक है। इसके बाद 1989 में एक और केस डलता है राम लल्ला विराजमान के नाम से, राम लल्ला विराजमान के नाम से एक और केस डलता है। अब पॉइंट आता है राम लल्ला विराजमान है क्या, व्हाट इज राम लल्ला विराजमान? तो राम लल्ला विराजमान इज बेसिकली दैट आइडल ओनली, आइडल ऑफ श्री राम ओनली, ठीक है। तो ये माना गया था ये जो राम लल्ला विराजमान का 1989 का केस है, ये भगवान श्री राम खुद लड़ रहे हैं अपने लिए कि उनको वो जगह चाहिए, ये माना गया था, ठीक है। अब आप पूछोगे मुझसे कि क्या राम लल्ला, क्या ऐसा माना, ऐसा बोला जा सकता है कि रामलला खुद अपना केस लड़ रहे हैं? क्या उनकी कोई लीगल एंटिटी है, क्या वो एक पर्सन है? ये सब बातें डिस्कस करेंगे एट टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। आपको बस इतना बता देती हूं, हमारे पास लॉ में पर्सन की जो डेफिनेशन होती है, दो तरह के पर्सन होते हैं। दो तरह के पर्सन कौन से होते हैं? एक होते हैं नेचुरल पर्सन, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। एक होते हैं नेचुरल पर्सन, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन तो जो हम सारे हैं। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन में क्या सवाल उठता है कि क्या आपका आइडल मूर्ति क्या आर्टिफिशियल पर्सन है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज यस,
अब सवाल आता है कि यार हम कब मानते हैं कि एक बंदा खुद लीगल एंटिटी है, एक आइडल जो है वो खुद की एक लीगल एंटिटी है उसकी, और वो खुद व्हाट डू यू कॉल इट कोर्ट में जा सकता है। तो हम बेसिकली हम मानते हैं कि जब एक इंसान आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, जब कोई एंटिटी रादर आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है, तो उसके कुछ राइट्स अराइज हो जाते हैं। वो राइट्स कैसे अराइज हो जाते हैं? राइट टू सू अराइज हो जाता है, राइट टू बी सूड अराइज हो जाता है, कि उसको सू करा भी जा सकता है। क्या रामलला कर सकते थे सू? हाँ जी कर रहे थे। आइडल मतलब डेटी, यहाँ पे क्या डेटी सू कर रहे थे? हाँ जी कर रहे थे। टू बी सूड, क्या उनको सू करा जा सकता है? हाँ जी करा जा सकता है। टैक्स को लेके, प्रॉपर्टी ओन करने को लेके, ओनिंग प्रॉपर्टी, पेइंग टैक्सेस, ये सारी चीजें एक डेटी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम एक डेटी को इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा है कि हर डेटी एक आर्टिफिशियल पर्सन है? तो हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। वी सी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वी हैव द केस ऑफ योगेंद्र नाथ नास्कर वर्सेस सीआईटी, जिसमें यह बोला गया था कि हर आइडल को, हर मूर्ति को या हर डेटी को हम आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। हमारी नीयत होनी चाहिए उसको, डेटी को पब्लिक प्लेस में इंस्टॉल करने की, कि वो डेटी पब्लिक प्लेस में पूरी पब्लिक के रेंज में इंस्टॉल करे गए हैं, तभी हम मानते हैं कि यार वो एक लीगल पर्सन हो सकते हैं। और लीगल पर्सन होने के बावजूद, ये लीगल पर्सन अगर बन गए हैं तो उनके क्या क्या राइट्स अराइज हो जाएंगे? वो ये राइट्स होते हैं सू करने का, सू होने का, ओनरशिप, ओनिंग प्रॉपर्टी। तो रामलला विराजमान टेक्निकली इस टाइम पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या राम भगवान की खुद की मानी जा रही है? हाँ जी उनकी खुद की प्रॉपर्टी मानी जा रही है, क्योंकि ही इज फाइटिंग हिज ओन केस टेक्निकली आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे। ठीक है, तो ओनिंग प्रॉपर्टी एंड पेइंग टैक्सेस एज वेल, ये सारे राइट्स एक नॉर्मल इंसान की तरह ही एक डेटी जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है उसके केस में भी अराइज हो जाते हैं। तो इस केस में हुए थे। ठीक है, यहां तक मुझे बता दें सबको क्लियर है, सो दैट आई कैन मूव अहेड। आर्टिफिशियल पर्सन देखो, पर्सन्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और लीगल। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल और लीगल। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है क्या? आर्टिफिशियल पर्सन जो वैसे लॉ की नजर में तो देखो लग तो नहीं रहा है यार ये इंसान, लेकिन फिर भी यार ये केस फाइल कर रहा है अपने नाम पे, जैसे कोई कंपनी, ठीक है, कोई कॉर्पोरेशन अपने नाम पे केस, ये लग तो नहीं यार इंसान, पर्सन के डेफिनेशन में आना तो नहीं चाहिए। तो हम कब मान लेते हैं वो पर्सन है? हम तब मान लेते हैं जब उसे लीगल स्टेटस दे देते हैं एक इंसान का। एक इंसान का लीगल स्टेटस देते कैसे हैं? एक इंसान का लीगल स्टेटस हम उसे देते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि उसको सू करने का राइट दे के, ठीक है, उसके उसको सू करा जा सकता है ऐसा बोल के, वो प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं ऐसा कह के। ठीक है, अगर उसको हम पब्लिक प्लेस में इंस्टॉल कर दिया जाए एक डेटी को, तो चांसेस आर हाई, हमारी इंटेंशन मैटर करती है कि क्या हम उसे एक बनाना चाहते हैं, क्या व्हाट डू यू कॉल इट, लीगल पर्सन की कैटेगरी में लाना चाहते हैं। अगर हम लाना चाहते हैं तो हम ला सकते हैं, एंड दैट टू उसके बाद उनको अपने नाम पे ही सू करा जा सकता है, और वो भी सू कर सकते हैं। ओके परफेक्ट एवरीवन, दिस वाज द केस ऑफ, मैंने अभी आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने अभी बताया नहीं रजे, इट वाज द केस ऑफ योगेंद्र नाथ, प्लीज राइट डाउन, योगेंद्र नाथ नास्कर, NASKAR, नो प्रॉब्लम सिमरन, योगेंद्र नाथ नास्कर वर्सेस CIT, CIT is Commissioner of Income Tax. This is 1969 Supreme Court. योगेंद्र नाथ नास्कर NASKAR वर्सेस CIT 1969 सुप्रीम कोर्ट, कि हर व्हाट डू यू कॉल इट, हर डेटी एक जुरिस्टिक पर्सन नहीं होता, उनको पब्लिक प्लेस पे इंस्टॉल करना पड़ता है। ये सारी बातें, पूरा एक्सेस ऑफ पब्लिक एट लार्ज का, ये सारी बातें बोली गई थी इन द केस ऑफ दिस योगेंद्र नाथ। इसके बाद हम आ जाते हैं अब आप देखो, रामलला विराजमान का केस हमने देख लिया 1989 तक, हमने देख लिया कि 1989 में नया केस आया है रामलला विराजमान के नाम से। उसके बाद 1990 में, 1919 में क्या होता है, बीजेपी के एक लीडर, बीजेपी के एक लीडर लाल कृष्ण आडवाणी, ये क्या करते हैं, एक रथ यात्रा निकालते हैं।
लाल कृष्ण अडवाणी एक रथ यात्रा निकालते हैं फ्रॉम सोमनाथ गुजरात, फ्रॉम सोमनाथ गुजरात टू अयोध्या। ठीक है, अब ये जो रथ यात्रा निकालते हैं, दिस वाज इन प्रमोशन एंड बेसिकली प्रोपोगेटिंग कि हिंदू टेंपल शुड बी मेड, और इनको अरेस्ट कर लिया जाता है इन बिहार। अब क्योंकि ये बीजेपी के लीडर थे, तो उसके बाद क्या होता है, बीजेपी अपना हाथ खींच लेती है एंड बीजेपी बिल्कुल ही इट टेक इट सपोर्ट एंटायरली बैक फ्रॉम द वीपी सिंह गवर्नमेंट विच वाज इन पावर इन 1990। बीजेपी के लीडर को अरेस्ट कर लिया गया बिहार में, जिसके कारण बीजेपी अपना हाथ बिल्कुल खींच लेती है वीपी सिंह गवर्नमेंट से, जो उस टाइम पे पावर में थी इन ईयर 1990। ठीक है, अब पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है ऐसे, देखो आप। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, इसके बाद 1991 में ये जो पूरा डिस्प्यूटेड एरिया होता है ना, जितना भी डिस्प्यूटेड एरिया मॉस्क और मंदिर वाला डिस्प्यूटेड एरिया का पूरा कंट्रोल कौन ले लेता है, पूरा कंट्रोल was taken by यूपी गवर्नमेंट, लोकल स्टेट गवर्नमेंट ही पूरा कंट्रोल ले लेती है ऑफ द एंटायर डिस्प्यूटेड एरिया इन द ईयर 1991। ठीक है, अब हो गया ये। इसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ी घटना 6 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992 को डिमोलिश कर दी जाती है बाबरी मस्जिद, डिमोलिशन ऑफ बाबरी। होता क्या है, thousands of people attack बाबरी मस्जिद एंड डिस्ट्रॉय एंड डिमोलिश बाबरी मस्जिद, और उसकी जगह पे एक टेम्परेरी टेम्पल का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। ये सारा कुछ होता है इन द ईयर 1992, 6 दिसंबर। उसके बाद इसके रिस्पॉन्स में 16 दिसंबर 1992 को एक लिबर हैंड कमेटी बनाई जाती है, लिबर हैंड कमेटी। It was made basically to control and inspect the situation, control and inspect the situation। ठीक है, इसके बाद बारी आ जाती है, अब पिक्चर में है हमारे पास नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, और उन्होंने क्या रेकमेंड करा इस टाइम पे, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने यार इस डिस्प्यूट के बाद आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बाबरी, इन्होंने रेकमेंड करा कि यार एक काम करना चाहिए, यहाँ पे म्यूजियम, एक मॉस्क, एक टेंपल और एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम, एक मॉस्क, एक टेंपल, एक लाइब्रेरी, ये चार चीजें कंस्ट्रक्ट कर देनी चाहिए उस जगह पे जो तोड़ी गई है। ठीक है, अब ये जो कांग्रेस की सरकार ने जो एडवाइस दी, ठीक है, इट वाज अपोज्ड बाय ऑब्वियसली बीजेपी, इट वाज अपोज्ड बाय बीजेपी। उसके बाद 2002 में जब बीजेपी पिक्चर में आती है, 2002 व्हेन बीजेपी केम इनटू पावर, तो बीजेपी क्या करती है, पीएम अटल बिहारी के लीडरशिप में, अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में क्या करती है, एक अयोध्या विभाग बनाती है, अयोध्या विभाग, जिसका अयोध्या विभाग का सिर्फ एक काम है, ये मैटर को रिजॉल्व करना, रेजोल्यूशन। ठीक है, यहां तक। इसके बाद अब आइए 2002 तक हम आ चुके हैं। 2002 के बाद अप्रैल 2002 में ही, अप्रैल 2002 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 जजेस की एक बेंच बिठाती है, 3 जजेस बेंच बिठाई जाती है बाय इलाहाबाद हाईकोर्ट। वो जजेस कौन कौन थे, देयर वाज जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस सुधीर
अग्रवाल, जस्टिस सिबघट उल्लाह खान, नेक्स्ट जस्टिस धर्मवीर शर्मा। ठीक है, ये तीन जस्टिस की बेंच कौन बिठाती है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठती है। और ये क्या करते हैं? ये तीनों रेकमेंड करते हैं कि यार एएसआई को पिक्चर में लाया जाए। एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पिक्चर में लाते हैं और कहते हैं कि यार आप ही छानबीन करो कि पहले यहाँ पे क्या था और हमें एक रिपोर्ट सबमिट करी जाए आफ्टर द सर्वे। कौन करवाता है सर्वे? इलाहाबाद हाई कोर्ट। किससे करवाती है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई से। ठीक है, किस लिए? कि पता लग पाए कि पहले यहाँ पे क्या था और अब यहाँ पे क्या है। उस सर्वे में क्या आता है? उस सर्वे में सामने आता है कि यार हाँ, ये माना जा रहा है, ट्रेसेस मिले हैं कि 15th सेंचुरी के टाइम पे यहाँ पे टेम्पल था, ट्रेसेस मिले हैं। और अभी उसके बाद आफ्टर इट्स मतलब बेसिकली सॉरी 15th सेंचुरी से पहले, रादर आई एम सॉरी, बिफोर 15th सेंचुरी यहाँ पे टेम्पल था जिसके ट्रेसेस मिले हैं। और 15th सेंचुरी में इसको डिमोलिश करके एक मॉस्क बनाई गई है। ये बात एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में भी बोल दी। ठीक है, तो सर्वे में ये आ गया कि यार अराउंड 15th सेंचुरी से पहले, अराउंड 12th सेंचुरी टेम्पल था, लेकिन उसके दौरान क्या हुआ, कब डिमोलिश करा गया, ये सब के ट्रेसेस तो नहीं मिले। और एविडेंसेस काफी कम थे, एविडेंसेस वर नॉट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जो एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दिए हों। ठीक है, तो दिस देयर वाज स्टिल अ कंफ्यूजन, दिस मैटर वाज अंडर जुडिशियल फ्लक्स ओनली कि यार मंदिर कब था, मॉस्क कब बना, बीच में क्या हुआ, ये सारे मैटर्स आंसर अनआंसर्ड रह गए थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 30 सितंबर 2010 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करती है? इलाहाबाद हाईकोर्ट डिवीजन कर देती है डिस्प्यूटेड एरिया की इन 3 पार्ट्स। डिस्प्यूटेड एरिया कौन है? वो मॉस्क वाला एरिया, बाबरी मस्जिद वाला एरिया। ये क्या करती है? तो 30 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट उस हिस्से को, पूरे एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। और किसमें बांट देती है तीनों हिस्से? एक हिस्सा बांट देती है निर्मोही अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। एक बांट दिया जाता है मुस्लिम वक्फ बोर्ड, मुस्लिम वक्फ बोर्ड। और तीसरा हिस्सा जो होता है वो बांट दिया जाता है रामलला विराजमान। और एरियाज ऐसे डिवाइड कर दिए गए थे, जैसे कि कोर्टयार्ड इनको मिलेगा, इनको इनको राम मूर्ति वाली जगह मिलेगी बेसिकली। ये माना गया इनको मिल जाएगा चबूतरा, राम चबूतरा मिल जाएगा, सीता रसोई मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे डिवाइड कर दिए गए थे। भंडारा, ऐसे एरियाज थे, कुछ कुछ डिवाइड कर दिए गए कि ऐसे ऐसे तीनों में बराबर डिवीजन कर दी गई। किसने करी? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इसके बाद 2010 में हुआ है। उसके बाद 9 सितंबर 2011 आई एम सॉरी 9 मई 2011 को क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है ना तीनों वाला, इस पे इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन है इस पे स्टे लगा देता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस डिसीजन पे स्टे लगा देता है। ठीक है, उसके बाद आगे फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी थे एक, ही फाइल्स अ केस। ठीक है, और अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट
अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट अपनी हियरिंग स्टार्ट करता है कि करना एक्चुअली क्या चाहिए। इस पे तो स्टे लगा दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो बोला, उस पे स्टे क्यों लगाया गया? माना गया यार ये डिसीजन कैसा सा डिसीजन दे दिया यार ये, कि तीनों में प्रॉपर्टी बांधी थोड़ी थोड़ी, उनको तो चाहिए नहीं था, उनको तो पूरी की पूरी जमीन चाहिए थी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगस्त 2017 में हियरिंग स्टार्ट करता है और अक्टूबर 2019 तक अपनी जजमेंट को रिजर्व करके रखता है। रिजर्व जजमेंट कौन करता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और टोटल 61 डेज तक इस केस की सुनवाई कोर्ट में चलती है। 61 हियरिंग्स होती हैं, तो 61 डेज इस केस की हियरिंग लगी है अगस्त 2017 से लेके अक्टूबर 2019 तक। ठीक है, और इसमें अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? आफ्टर अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? इन्वोक करा आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू पास such decree or make such order as is necessary for doing complete justice। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? आर्टिकल 152 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इन्वोक करते हैं, जो कहता है कि यार सुप्रीम कोर्ट कैन मेक एनी डिक्री, पास एनी डिक्री और मेक एनी ऑर्डर which basically is going to be in the beneficial interest of the entire public, entire nation and is going to lead to complete justice। that is it। ठीक है, तो प्रेजुडिस कॉज ना हो इसलिए इमेंस पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अंडर आर्टिकल 142। ठीक है, इसके बाद अब देखो हम कहां पे आ गए थे? अगस्त 2017। ठीक है, अगस्त 2017 हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। इस दौरान हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उस टाइम पे, जेएस खेहर, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार एक काम करो, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लो। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट क्या होती है? कहीं उन्हें पढ़ रखा होगा, कहीं उन्हें नहीं पढ़ रखा होगा। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, कोर्ट से बाहर आप आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करा लो, कोर्ट में धक्के खाने की जरूरत नहीं। बेसिकली आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में आप पढ़ते होगे, आर्बिट्रेशन सुना होगा, कंसिलिएशन, मीडिएशन। ठीक है, जब हम कोर्ट में जाते हैं मीडिएशन के लिए अलग रूम्स बने होते हैं। होता क्या है, आपको एक बंदा बैठता है, आपकी सुलह करा देता है। दैट इज व्हाट इज आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। ठीक है, तो उन्होंने भी रेकमेंड करा उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे जस्टिस जेएस खेहर ने, कि यार एक काम करो, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ली जाइए, सेटलमेंट करनी चाहिए। ठीक है, अब दिसंबर, मैंने आपको भी बताया दिसंबर 2017, यहां से देखो ना, अगस्त 2017 से हियरिंग स्टार्ट हो गई है। अब हियरिंग में ले कौन रहा है, कितने जजेस की बेंच है, यहां देख लेते हैं। हियरिंग चली कब तक है? अगस्त 2017 से लेके अक्टूबर 2019 तक, मैंने आपको बता दिया। अब लेट अस सी हियर दिसंबर 2017 में क्या होता है। दिसंबर 2017 में, तब तक दिसंबर 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में 32 अपील्स डल चुकी होती हैं। अपील डलती है किसके अगेंस्ट? लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसके अगेंस्ट 32 अपील डल चुकी होती है, तो जिसके तहत एक 5 जज बेंच बनाई जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कौन कौन से जजेस होते हैं? सबसे पहले हमारे पास जस्टिस रंजन गोगोई होते हैं। 5 जजेस कौन कौन से थे? वी नीड टू सी वंस। जस्टिस रंजन गोगोई, नेक्स्ट वी हैव जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, नेक्स्ट वी हैव जस्टिस एस अब्दुल मजीर, नेक्स्ट वी हैव जस्टिस अशोक भूषण and then Justice Sharad Bobde. These were the 5 justices that were involved in the decision that was given by our honorable Supreme Court. ठीक है, तो आप देखो इन्होंने 5 जजेस बेंच बना दी। उसके बाद ये बात है दिसंबर 2017 की, सॉरी ये बात है 2019 की, सॉरी ये बात 5 जज बेंच 2019 में ही फॉर्म हुई है। इसके बाद मार्च 2019 को एक मीडिएशन पैनल बनाई जाती है, क्योंकि
हमने देखा जस्टिस जेएस केहर जो थे उस टाइम के सीजीआई, उन्होंने रेकमेंड करा था आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। तो एक मीडिएशन कमिटी सी बनाई जाती है जिसमें एक जो श्री श्री रविशंकर है, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। श्री श्री रविशंकर जो थे उनको बनाया गया था मीडिएटर, और भी 2 लोग थे, तो टोटल 3 लोगों को मीडिएटर बनाया गया था टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट। बेसिकली कौन सा डिस्प्यूट? ये जो चल रहा है अराउंड राम मंदिर, 2019 मार्च की बात है ये, ठीक है। जब इसके बाद मई 2019 में ये जो मीडिएशन पैनल था, श्री श्री रविशंकर एंड ऑल 2 लोगों वाला, इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी कि हमसे नहीं हो पा रहा है, ये लोग एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी, ठीक है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो केस ही चलेगा, इतने टाइम से चल ही रहा था, हियरिंग तो वैसे ही हम रिजर्व करके रख चुके थे, ठीक है। तो 40 डेज हियरिंग चली सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी 61 डेज हियरिंग चली सुप्रीम कोर्ट में, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पार्टीज को डायरेक्ट करा, एक टर्म यूज होती है मोल्डिंग ऑफ रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ मांगी पार्टी से। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का क्या मतलब होता है कि यार इसके बदले और क्या, अगर ये नहीं मिलता तो उसके ऑल्टरनेटिव में और क्या चाहिए आपको, ये बता दिया जाए। ये मांग सभी पार्टी से करी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, हम जानते हैं, डिसीजन दिया अपना। अपने डिसीजन में क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो अनसस्टेनेबल है। उसको तो हमने पहले ही स्टे लगा दिया हुआ था, पर यहां पे उसको अनसस्टेनेबल डिक्लेयर कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और उन्होंने क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने? फाइनली जो आज हम देख रहे हैं वो क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार देखो, ये जो 2.77 एकड़ जमीन है, 2.77 एकड़ जमीन कौन सी? जो एग्जैक्टली राम मंदिर वाली जमीन है, उस पे राम मंदिर बना दिया जाए, और वो दे दी गई रामलला विराजमान को, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर। along with that, because Hindus broke Babri Masjid in 1992, a compensation was also required. So what happened was, in the same area, Ayodhya mein hi 5 acres of land was allotted to Muslims for construction of a mosque. 5 acres land as compensation was allotted to Muslims for the construction of a mosque. और 3 महीने का टाइम दिया गया, 3 months का टाइम पीरियड वाज गिवन टू द स्टेट एंड सेंटर कि आप देख लो कौन सी जमीन, कौन से 5 एकड़ इनको अलॉट करे जा सकते हैं, उस अकॉर्डिंग में वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी एक मॉस्क की। तो यहाँ पे भी 3 months का टाइम पीरियड ही दिया गया कि एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम पूरा संभाल लेगी, ठीक है। उसके बाद this was basically the final decision that was given by unbiased, I'd say, opinion that was given by honorable Supreme Court. And Supreme Court ने एक और चीज बोली, because of illegal demolition of mosque, 1992 में demolition हुआ है mosque का, वो illegal है, तो court must be ensure that wrong is remedied। यार जो गलत हुआ है उसकी हम remedy करके दे, इसीलिए 5 acres जमीन was allotted। And also हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी, कौन सी जजमेंट? इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली जजमेंट, उसको अनसस्टेनेबल डिक्लेयर करा। उसको माना कि ये जो ट्राइफरकेशन उन्होंने करी है ना, बाइफरकेशन का मतलब क्या होता है? 2 हिस्सों में बांटना, तो ट्राइफरकेशन क्या? 3 हिस्सों में बांटना। उन्होंने बोला जो ट्राइफरकेशन करी गई है, किन्होंने करी है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ये बिल्कुल डिफाई करती है लॉजिक को, मतलब झूठा करार कर देती है लॉजिक को। लॉजिक तो है ही नहीं इसमें जो जजमेंट दी गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट 2019 में पास कर दी 2.77 एकड़ एंड 5 एकर्स वाली। आप मुझे बताएं, आपको स्टोरी क्लियर है? प्लीज एवरीवन प्लीज कंफर्म। ओके, नाउ बिफोर आई, अच्छा आपको इतना पता होना चाहिए रामलाल विराजमान को रिप्रेजेंट कौन करे थे? CS वैद्यनाथ was a person who was representing रामलला विराजमान, राइट? तो आप मुझे एक बार बताएंगे प्लीज एवरीवन, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? I mean, I know it is a very controversial topic, but what do you guys have to say if you see it from a legal point of view? Do you think Supreme Court was right in giving this decision?
Because as being a law student, you must be very well aware of what is happening around you and what you must hold an opinion, I would say, right? सिर्फ किसी की हाँ में हाँ मत मिलाया करें, अपना ओपिनियन रखा करें, ठीक है? और माना करें कि जो आपको सही लगता है वो क्यों लगता है. Back everything up with a logic, right? Everything has to be logical, not emotional, not sentimental at all. ठीक है? तो प्लीज आप बताएं. Okay, the name of the person was C.S. Vaidyanathan. C.S. Vaidyanathan, Anjali, who represented Ram Lalla Virajman in this case. So please tell me, all of you, what is your take on this? What do you have to say about it? What do you think about this decision? Do you think it is right? Do you think no, there has been a partiality? What do you have to say about it? Okay, Ankesh, do you think it's the right decision? Okay. Do you think any improvements could have been made? Decision could have been better? Do you have any such say? Or do you completely align with the thoughts of, with the idea of Honorable Supreme Court? All of you, everyone. I'm here to listen to your views because until and unless you guys give me your views, I will not be able to understand your psyche. And in order to, like, obviously teach you in a better manner, I need to understand what all do you have to say about a particular topic which is of great relevance these days. Okay, Anjali, okay. But technically they claim कि यार okay उनकी जमीन थी अबीर पंडित अभिराम ने बोला कि यार it was their land and they wanted their land back. They have given this view. Okay, Ankesh. Okay, Anjali. Mahant Raghuveer Das in 1885, Mehak. Okay, Janvi. You think this decision is right? Some people think that the area 5 acres land which was allotted to for the construction of a mosque basically is much more than what was desired. What do you guys have to say about it? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब बहुत लोगों को लग रहा था. मैं आपके ओपिनियन जानना चाहती हूँ. कईयों को लगता है कि यार ये 5 एकड़ क्यों दी 2.77 जब मंदिर की ली तो 2.77 दे देनी चाहिए थी. What do you guys have to say about it now? Han committee, yeah. What do you want to ask me about that, Mandeep? Asia largest mass of decided. Yes, Ankesh. Okay, justifiable. Mehak think it is justifiable. ठीक है. Basically, Liverhan committee was just made to analyze this entire dispute which had arisen. Nothing else. Liverhan committee in 1992, 16th December, was appointed to control and inspect the entire situation. कि यार सच में ऐसा हुआ है क्या? सच में तोड़ दी गई है mosque? All of that. Mandeep? I intentionally, deliberately picked this topic. Why? Because I think everyone needs to know this, at least lately. आप किसी के साथ डिस्कशन करने बैठे, you should hold your opinion. Should have your own point of view. For that matter, it was ultra important कि हम लोग इसके बारे में जाने, जो हमें पता ही किसी को नहीं है. हम बहस करने चल जाते हैं, पता होता नहीं है. यही होता है ना, all of us. बाकी किसी का कोई ओपिनियन नहीं है क्या? अमन, अंजू, अंकित, अकीद, फजीला, परमिंदर, गगन, गौरी, हरीश, हरपिंदर, हरप्रीत, हर्षदीप, हिताक्षी, ईशा, जशन, जसप्रीत, खुशबू, जैस्मीन, कोमल, लवप्रीत, महक, मोहसिन,
Muskan, Nargis, Parneet, Pavan, Raman, Rohit, Sahil, Sakshi, Simran, Sukhman, Suraj, Tamanna, and Tanya. A lot of them, a lot of people are there, and I see only two or three hold an opinion. What about others? Are you guys okay with whatever has been done? Or do you genuinely do not have an opinion? Or do you think this obviously demolition of masjid was a very bad act? It was an evil act, I'd quote.